Hello everyone, my name is Preeti, first year MBBS student in GGS Medical College. So today I am uploading my first chapter on YouTube, that is Organism and Population from Biology part. एक्चुअली मैं जो चैप्टर्स को अपलोड करूँगी अकॉर्डिंग टू द वेटेज कि सबसे ज़्यादा किस चैप्टर की वेटेज होती है हमारी नीट एग्जामिनेशन में। तो इकोलॉजी पार्ट में से जो कि सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो मैं आज अपलोड करूँगी। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इकोलॉजी पार्ट में इससे बनते हैं इसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। ट्वेल्थ की बुक में से अगर हम देखें तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ आपको और भी बहुत कुछ पढ़ना होता है फिर। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो पहले मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको करवाऊंगी, उसके बाद जितने भी इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हैं वो आपको साथ साथ में बता दूंगी। एंड एट द एंड मैं आपको इसके नोट जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं आप लोग के लिए, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा और अपना अच्छे से बस एनसीईआरटी को अच्छे से फॉलो कर लो, क्वेश्चंस लगा लो और इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी क्या कहती है कि आवर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कम्प्लेक्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है ना वो बहुत ज़्यादा क्या है, डाइवर्स है और बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। अब अगर कोई कम्प्लेक्स चीज़ होती है ना तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सो वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कम्प्लेक्सिटी बाय इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एट वेरियस लेवल। अब ये वेरियस लेवल्स पे हम इसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे इसकी कम्प्लेक्सिटी को। वो वेरियस लेवल्स क्या हैं, अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। सबसे पहले मैक्रोमॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कौन से वेरियस लेवल्स के ऊपर अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद इस पूरे टॉपिक में से आपको ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, फिर भी हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन वी मे आस्क how does the bird sing? What is here how? Or why does the bird sing? What is here why? The how type questions seek the mechanism behind the process. कहते हैं कि how type के questions में क्या है कि हम देखते हैं कि ये किस mechanism के behind जो है वो चल रहा है। While the why type questions seek the significance of the process. और why type के question में कि अगर बुलबुल सिंग कर रही है सॉन्ग तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है उस प्रोसेस के पीछे। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर एग्जाम्पल द आंसर माइट बी इन द टर्म ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स एंड द वाइब्रेशन बोर्न इन द बर्ड। वेयर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन द आंसर मे लाई इन द बर्ड नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। कहते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने हाउ पूछा था उसके पीछे क्या रीज़न है कि जो उसके अंदर प्रेजेंट है वॉइस बॉक्स और बोर्न इन द बर्ड, उसकी वजह से उसके अंदर ऐसी वॉइस हो रही है। और सेकंड कि उसका प्रोसेस सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोसेस के पीछे वो क्यों ऐसी बुलबुल जो है वो सिंग कर रही है। उसका प्रोसेस ये है कि उसका सीज़न अकॉर्डिंग टू उसके ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग वो अपने मेट को बुलाती है, इसीलिए वो सिंग कर रही है। When you observe nature around you with the scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both type. That is all, यहाँ पे अलग अलग टाइप के questions बताए जाएंगे, right? And the next is you have already learned in previous classes, ecology is a subject. इकोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, हम इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। जस्ट ऐसे नहीं पढ़ना है कि भाई हाँ इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ठीक है इकोलॉजी ही है, उसके अंदर क्या है, हमें उसे क्यों पढ़ना है, सब कुछ जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इंट्रैक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रैक्शन एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। सी हियर, फर्स्ट एक ऑर्गेनिज्म का अमंग इंट्रैक्शन होना चाहिए और दूसरा बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या इंट्रैक्शन है, एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट इज अ बायोटिक लाइक टेम्परेचर and all the environment, physical environment, right? So ecology is a subject which studies the interaction among organisms and between the organism and its physical environment. Ecology is basically concerned with 4 level. Ecology basically कितने level concern करती है? 4 level of biological organization. First is organism, population, communities and biomass. अब हम इन वेरियस लेवल्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड धीरे धीरे हम बायोमास को पढ़ेंगे, राइट। सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। एक ऑर्गेनिज्म और वो अपने इन्वायरमेंट में कैसे रहता है, कैसे अडेप्ट कर रहा है, ये सब कुछ हम इसके अंदर जानेंगे। सो एनसीईआरटी कहती है कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज essentially physiologically ecology, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in terms of not only survival but also reproduction, right? Ecology कहती है कि कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अडेप्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, नॉट ओनली सर्वाइवल, बस सर्वाइवल के साथ नहीं बल्कि कैसे वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं इसके साथ भी, राइट। सो इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट ऑल्सो रिप्रोडक्शन। सो यू मे हैव लर्नड इन अर्लियर क्लासेस हाउ द रोटेशन ऑफ आवर प्लैनेट अराउंड द सन and the tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature resulting in distinct seasons। तो हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा हुआ है जैसे कि कैसे हमारी जो अर्थ है वो, हमारे जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड, उसकी एक्सिस के अराउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं और एनुअल वेरिएशंस जो है हमारे प्लैनेट्स में आती हैं, जैसे कि टेम्परेचर चेंज होता है एंड रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजन, और उसका रिजल्ट क्या है, हमें डिफरेंट सीजन्स देखने को क्या होते हैं, मिलते हैं। एंड दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, तो इन सब वेरिएशंस को जितनी भी हो रही है इनको टुगेदर हम क्या बोलते हैं, विद एनुअल वेरिएशन एंड इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन याद रखिए कि ये जस्ट वो रेन नहीं है, ओनली रेन नहीं है, ये रेन एंड स्नो है। स्नो को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड बोथ रेन एंड स्नो। सो अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम सच एज द, तो यही जो एनुअल वेरिएशन हो रही है इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट बायोम्स बने हुए हैं जैसे कि डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट एंड द टुंड्रा। यहाँ पे इस चार्ट में आपको बस क्या करना है कि वो लोग क्या कर सकते हैं नीट में, जैसे कि आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो कन्फर्मेशन वाला जो चार्ट है वहाँ पे ग्राफ में ना बस उन्होंने 1, 2 एंड 3 मार्क किए हुए हैं और फिर पूछा हुआ है कि ये 1, 2 और 3 क्या है। तो आपको इसमें भी यही याद रखना है कि ये डेजर्ट कौन सा आ रहा है, ग्रासलैंड कहाँ पे है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट एंड द आर्कटिक एल्पाइन टुंड्रा। ये आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और मीन एनुअल टेम्परेचर एंड द मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, कहाँ पे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा हो रही है, तो वो देखा जाए तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा हो रही है, और कहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो क्या है, डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट हो रही है, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो इसी तरीके से आपको इस पूरे चार्ट को क्या करना है, एक बार देख लेना है पूरे ग्राफ को। देन यहाँ पे आपको शो किया गया है बायोम्स डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड द प्रेसिपिटेशन, राइट।
Then regional and local variation within each biome lead to the formation of a wide variety of habitats. तो अलग अलग रीजन्स में एंड लोकल वेरिएशन आने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो बायोम है वहाँ पे क्या है, वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स बन रहे हैं. मेजर बायोम ऑफ इंडिया आर शोन इन फिगर. यहाँ पे मैं आपको आगे पेज पे दिखाऊंगी. मेजर बायोम जो इंडिया में है वो टोटल 4 हैं. और कौन कौन सा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है, तो आपको इसे अच्छे से करना है, ठीक है. ऑन प्लैनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन अ फ्यू फेवरेबल हैबिटेट्स बट इवन इन एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट. कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है, हमारे जो प्लैनेट अर्थ है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जहाँ पे फेवरेबल हैबिटेट्स हैं सिर्फ वहाँ पे ही ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव कर रहा है. इनफैक्ट कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एंड हार्श हैबिटेट्स हैं, वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं. जैसे स्कॉर्चिंग राजस्थान डेजर्ट्स, इट्स अ राजस्थान डेजर्ट, वहाँ पे कितना हॉट टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी वो सर्वाइव कर रहे हैं. रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशियन ट्रेंचेस, डीप ओशियन ट्रेंचेस में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं. टोरेंशियल स्ट्रीम्स, permafrost and snow-laden polar regions, high mountain tops, thermal springs and the stinking compost pits, to a name of few. ये कुछ नेम यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे कह रहे हैं कि इतनी मतलब हार्श एंड एक्सट्रीम कंडीशन होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं. इवन आवर इंटेस्टाइन, इवन हमारा जो इंटेस्टाइन है वो खुद एक यूनिक हैबिटेट है जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ माइक्रोब्स क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं. तो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई हमारे इंटेस्टाइन में भी मतलब कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, माइक्रोब सर्वाइव कर रहे हैं, राइट. हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स क्या कर रहे हैं, हमारे इंटेस्टाइन में सर्वाइव कर रहे हैं. सो नेक्स्ट इज here is a 4 बायोम्स जो कि हमारे इंडिया में मेन 4 बायोम्स हैं. फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड डेजर्ट एंड सी कोस्ट. यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन नीट, जो कि पहले भी आ चुका है, तो आपको याद रखना है कौन कौन से मेन फॉरेस्ट हैं हमारे इंडिया में. व्हाट आर द की एलिमेंट, ऐसे कौन से की एलिमेंट्स हैं दैट लीड टू सो मच वेरिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन जो हैं करवाते हैं. तो वो की एलिमेंट है हमारे टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल. दैट इज़ अ की एलिमेंट जो कि सबसे ओहो, बीच में मेरे डॉगी की अगर आवाज़ आ रही हो तो सॉरी, मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती इस टाइम पे. सो की एलिमेंट्स क्या हैं, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, जो कि सबसे ज़्यादा वेरिएशंस करते हैं. उसके साथ साथ फिज़िकली ये करें, केमिकल कंडीशंस भी होती हैं डिफरेंट टाइप की जो कि वेरिएशन करती हैं हैबिटेट में. देन वी मस्ट रिमेंबर, सो सॉरी, वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल और एबायोटिक कंपोनेंट्स अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली. द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो. कहते हैं कि जस्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो कम्प्लीटली एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए हैबिटेट नहीं बना सकते वैसा. उसके साथ साथ कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं जैसे कि पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड द कम्पिटिटर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच they interact constantly. We assume that over a period of time the organism had, through natural selection, evolved adaptation to optimize its survival and the reproduction in its habitat. So that's the very very important 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है. Yes, what is the, I don't know what you call that, niche or niche, but जो आपको इसको बुलाते हो वही बुलाना. मुझे तो हमेशा इसमें कन्फ्यूज़न रहती है कि मैं इसे क्या बुलाऊं, राइट. बट इसके ऊपर 2018 में क्वेश्चन आ चुका है. उन्होंने यही पूछा था कि निश लाइक क्या होता है. तो कुछ नहीं, बस जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म है जो अपना फंक्शनल रोल कर रहे हैं जिस भी प्लेस में जहाँ पे ये लाइव, जहाँ पे ये रह रहे हैं, उनका वहाँ पे क्या फंक्शनल रोल होता है. ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ एन
invariably defined range of conditions that it can tolerate, कि हर एक ऑर्गेनिज्म की क्या होता है कि इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर वो टोलरेट कर पाए. सो डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल. यहाँ पे आपको दिख रहा है फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजी सिस्टम. जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, रह रहा है, वहाँ पे उसका क्या फंक्शनल रोल है. ऑल दीज टुगेदर कंप्राइज इट्स निश. ये सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, निश. सो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, आप ये लोग देख लीजिएगा. 2018 में मैंने आपको बता दी कि नीट के अंदर इस पे ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से इसको देख लेना क्या मीनिंग. वैसे तो मैंने बता दिया है, यहाँ के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एनसीईआरटी पढ़ो यार, और कुछ भी मुझे नहीं लगता कुछ और आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है. और लेट्स अच्छे से पढ़ना बस. देन इसके कुछ मेजर एबायोटिक फैक्टर सबसे पहले हम पढ़ेंगे. क्या क्या, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, एंड ये कैसे अफेक्ट कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म को. एक और ऑर्गेनिज्म कैसे इन सब चीज़ों में मतलब रह रहा है. ठीक है. सो टेम्परेचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, टेम्परेचर है. इकोलॉजिकली रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर. यू आर अवेयर दैट एवरेज टेम्परेचर ऑन लैंड वेरीज सीजनली. मतलब अगर हम देखते हैं ना कि हमारे लैंड पे क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर सीजनली क्या करता है, वेरी करता है. समटाइम इट मे बी डिक्रीज, समटाइम इट्स इंक्रीज. सो डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली. अब ये डिक्रीज़ कैसे करता है, हमारी अगर यहाँ पे प्लैनेट है, हमारी अर्थ है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से क्या करते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करने लग जाता है. राइट. इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पे टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज़ करता है. सो इक्वेटर टुवार्ड द पोल्स एंड फ्रॉम प्लेन. यहाँ पे देखो मतलब एनसीईआरटी कितनी तेज़ है कि उसने एक ही लाइन को घुमा करके 2 बार लिखा है. पहली बात कि इक्वेटर से पोल्स पे जाने पे टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा. द सेम लाइन अगेन कि प्लेन से माउंटेन टॉप्स पे जाने पे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. इट रेंजेस फ्रॉम सब ज़ीरो लेवल्स. इन पोलर एरियाज़ में क्या होता है, इसका लेवल सब ज़ीरो इतना भी होता है. एंड जितना ही आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, more than 50 degrees Celsius in tropical deserts in summers. There are however unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceed 100 degrees Celsius. कहते हैं कि यहाँ पे कुछ यूनिक हैबिटेट्स होते हैं जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है ना वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाता है. It is general knowledge that mango trees do not and cannot grow. ये बहुत ही ज़्यादा जनरल नॉलेज है कि जो मैंगो ट्रीज़ होते हैं वो डू नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कैनेडा एंड जर्मनी. स्नो लियोपार्ड आर नॉट found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitude in the ocean. ये लाइंस को अंडरलाइन कर लेना बिकॉज ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. इनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी फिश है, दैट इज़ ट्यूना फिश, एंड कौन से लियोपार्ड इज आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट. वो कैसे भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, जैसे कि वो कह सकते हैं लियोपार्ड आर फाउंड इन केरला फॉरेस्ट बट हेयर इज आर नॉट फाउंड इन द केरला फॉरेस्ट. Tuna fish are rarely caught beyond tropical latitude in the oceans. So, you can appreciate the significance of temperature to living organism when you realize that it affects the kinetics of enzyme and through it the metabolic activity and other physiological functions of the organism occur. कहते हैं कि आपको इस चीज़ को इनफैक्ट अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो सिग्निफिकेंस है टेम्परेचर का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, बिकॉज जैसे हमें पता चलता है कि ये हमारी काइनेटिक्स को, एंजाइम की काइनेटिक्स को भी अफेक्ट करते हैं एंड थ्रू इट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी को भी अफेक्ट करते हैं एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है.
क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो हमारे एंजाइम की काइनेटिक्स क्या हो जाएंगी, वो काम करना बंद कर देंगे, मतलब बंद नहीं इन द सेंस कि वो काम करना कम कर देंगे। तो उस चीज़ से भी हमारा मतलब टेम्परेचर के साथ हमारे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड एंजाइम की काइनेटिक्स जो चल रही हैं उसके ऊपर भी अफेक्ट कर रहे हैं। सो अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टोलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि उनको हम क्या बोलेंगे, यूराइथर्मल, राइट। जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में टोलरेट कर पाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे सर्वाइव कर जाएं। बट्टा वास्ट मेजॉरिटी, अब यहाँ पे ये टर्म, ये जो वर्ड है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मेजॉरिटी यूरीथर्मल होते हैं या फिर स्टीनोथर्मल। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टीनोथर्मल but a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature. Such organisms are called the stenothermal. The level of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. Now ये उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज़ अ वाटर। नेक्स्ट हमारा कौन सा कंपोनेंट है एबायोटिक, वाटर। Water is the most important factor influence the life of organism, right? In fact, life on earth originate in water. कहते हैं कि मानते हैं कि लाइफ जो है वो अर्थ पे ओरिजिनेटेड हुई है वाटर में, बट इज़ अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। तो उसी के साथ साथ क्या है कि हम उसको सस्टेन भी नहीं कर सकते, बिना वाटर के सस्टेन भी नहीं कर सकते, राइट। इट्स अवेलेबिलिटी इज़ सो लिमिटेड इन डेजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल अडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लाइव देयर। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो डेजर्ट्स के ऊपर क्या है, डेजर्ट्स में क्या है, वाटर की उतनी मतलब जितना वाटर चाहिए एक ऑर्गेनिज्म को उतना वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है डेजर्ट्स के अंदर। तो अब वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, उनके लिए स्पेशल अडेप्टेशन जो है वो बनी होती है ताकि वो जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे क्या कर सकें, लाइव रह सकें, जिंदा रह सकें, राइट। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज, यू माइट think that organism living in ocean, lakes and rivers should not face any water related problem. हम ऐसा सोचते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रह रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म रिवर लेक्स में रह रहे हैं, उन्हें वाटर की प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती कोई। बट ज़रूरी तो नहीं है कि जो वाटर में रह रहे हैं उन्हें वाटर की प्रॉब्लम नहीं आ सकती, बट वाटर के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट है, केमिकल कंपोजिशन pH है, उनकी तो प्रॉब्लम्स आ सकती है ना। अब मान लो हमारे पास एक फ़िश है, हम उस फिश को ओशियन के वाटर में से ला करके अपने घर में, घर वाले वाटर में रखेंगे तो वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। द रीज़न इज़ कि यार उतनी उसको केमिकल कंपोजिशन प्रोवाइड नहीं हो पाएगी हमारे घर के वाटर में जितनी कि उसको ओशियन के वाटर में प्रेजेंट मिल रही थी। सो फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी, केमिकल कंपोजिशन एंड pH, क्वालिटी यहाँ पे किसको कह रहे हैं, केमिकल कंपोजिशन एंड pH को, जो कि वाटर की होती है एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए बिकम इम्पॉर्टेंट, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए क्या होती है, इम्पॉर्टेंट होती है। द सॉल्ट कंसनट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000, हम सॉल्ट की कंसनट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 के अकॉर्डिंग करते हैं। द सॉल्ट कंसनट्रेशन इज़ लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर। अब देखो सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो इनलैंड वाटर्स में कितनी है, 5 से भी कम, लेस देन 5। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, किससे कितनी कम और कहाँ पे होती है। जैसे कि इनलैंड वाटर में 5 से भी कम, एंड 30 to 35 इन सी वाटर, सी वाटर में कितनी होनी चाहिए, 30 to 35, एंड मोर देन 100 इन सम हाइपर सेलाइन लेगून्स। मोर देन 100 कहाँ पे होनी चाहिए, हाइपर सेलाइन लेगून्स में होनी चाहिए। Some organisms are tolerant of wide range of salinities.
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं, उसको टॉलरेट कर जाते हैं. दैट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड यूराइहेलाइन, राइट, यूराइहेलाइन. बट अदर आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, दैट इज स्टीनोहेलाइन. जो नैरो रेंज में टॉलरेट करेंगे वो स्टीनोहेलाइन. देखो यहाँ पे कोई भी आप टर्म नहीं सुन रहे कि मेजॉरिटी ऑफ द नैरो रेंज, जो कि हमने टेम्परेचर के केस में यहाँ पे पढ़ा था कि मेजॉरिटी ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, मेजॉरिटी. अगर वो मेजॉरिटी ना लगाएं तो ये वर्ड गलत हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द NCERT. इतने छोटे छोटे वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को लगा पाओगे, अच्छे से कर पाओगे. देन मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लाइव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम दे वुड फेस. देन देयर इज़ अ लाइट पे आज तक तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी जस्ट रीड इट आउट. सिंस प्लांट्स प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, प्लांट क्या करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी फोटोसिंथेसिस, a process which is only possible when sunlight is available. Now the photosynthesis process is only possible when sunlight is available. जब sunlight वहाँ पे available होगी तभी क्या होगा, photosynthesis का process क्या होगा, हो पाएगा. अब देखो photosynthesis यहाँ पे जस्ट टर्म है, लेकिन जो चैप्टर्स हैं प्लांट्स के, प्लांट फिजियोलॉजी जो है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इन पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे. यहाँ पे जस्ट आप इतना पता होना चाहिए आपको जो NCERT में लिखा हुआ है. अवेलेबल एज सोर्स ऑफ एनर्जी, वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर लॉन्ग ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉफ्स. मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स एंड shrubs growing in forests are adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied trees. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirements for flowering. काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट के ऊपर डिपेंड रहते हैं ताकि वो अपनी फोटो पीरियड को क्या कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ, राइट. सो सॉरी, मेरा जो डॉगी है ना मैक्सी, वो बहुत तंग करता है बीच में. तो हम यहाँ पे थे, मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्लावरिंग. बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट पे डिपेंड रहते हैं ताकि उनको फोटो पीरियोडिक टाइप की जो है वो सनलाइट मिलती रहे ताकि वो अपनी फ्लावरिंग अच्छे से कर पाएँ. फॉर मैनी एनिमल्स टू लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट. उसी तरीके से बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दैट दे यूज द डाययूरनल एंड सीजनल वेरिएशंस इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन फोटो पीरियड एज कॉज फॉर टाइमिंग देयर foraging, reproductive and migratory activities. The availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source of both. कहते हैं कि जो अवेलेबिलिटी होती है ना लाइट की ऑन लैंड, क्लोजली किसके लिंक्ड होती है, टेम्परेचर के. सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ द बोथ. सो इसका मतलब कि जो सन है ना, देखो यहाँ पे बोला गया कि जो सन है ना वो दोनों का ही सोर्स है, हमारी लाइट का भी और हमारे टेम्परेचर का भी. बट फिर भी यहाँ पे क्या है कि जो अवेलेबिलिटी लाइट की है ना लैंड पे, वो किसके साथ लिंक्ड है, टेम्परेचर के साथ लिंक्ड है. बट अगर आप डीप देखें ओशियंस में, मोर देन 500 मीटर डीप देखें, वहाँ पे तो कोई लाइट ही नहीं जा पाती. तो क्या वहाँ पे मतलब वेरिएशन नहीं होती, या फिर वहाँ पे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते. द इन्वायरमेंट इज़ डार्क. अगर हम डीप देखें तो वहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट डार्क है क्योंकि वहाँ पे कोई भी लाइट सोर्स नहीं है. एंड इट्स inhabitants are not aware of the existence of glacial source of energy called sun. So what then is their source of energy? तो वहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है. The spectral quality of solar radiations is also important for life. So here
अगर उन्होंने ये बात क्वेश्चन पूछ लिया तो वहाँ पे उन्होंने ये भी बता दिया है कि इसी के साथ साथ स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज़ हार्मफुल, जैसे कि जो यूवी कंपोनेंट होता है इस स्पेक्ट्रम का वो क्या है, हार्मफुल बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। बाय नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, इस तरीके से जितने भी विजिबल स्पेक्ट्रम के कलर्स हैं वो सबके सब क्या हैं, अवेलेबल फॉर मैरीन प्लांट्स लिविंग इन डिफरेंट यहाँ पे हमने पढ़ा था कि द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू द मैनी ऑर्गेनिज्म while not all the color component of the visible spectrum are available for marine plants living at different depth of the ocean. That is not important so much. Next is the soil. Soil भी कुछ खास important नहीं है इस चैप्टर में से, but वही according to the NCERT हमें सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा. So let's start. The nature and properties of soil in different places vary. different places में आप जाओगे तो जो nature है एंड जो प्रॉपर्टी है सॉइल की वो क्या कर जाएंगी, वेरिएशन कर जाएंगी, वो वेरी कर जाएंगी. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर्ड. वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द percolation and water holding capacity of the soil. These characteristics among with parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation in any area. This in turn dictate the type of animals that can support it. Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animal that can thrive there. Right? Next is the response to abiotic factors.